अमीरों के उबले हुए खाने। अब तक सिस्मिता उसे गुस्से में अपनी नज़र फेर लेती हैं और कार के गेट को खोलने की कोशिश करती है, पर वो खुलता ही नहीं है। तो वो डीके की तरफ एक नज़र डालकर, गेट खोलिए सर, मुझे बाहर जाना प्लीज़ सर। सिस्मिता उसे ये बोल लाचारी की नज़रों से देखने लगती हैं कि तभी डीके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जिस सिस्मिता को थोड़ा डर लगने लगता है, डीके उसके और भी करीब आ जाता है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। डीके जो सिस्मिता की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे देख सिस्मिता का मन घबरा रहा होता है कि तभी सिस्मिता अपने हकलाते हुए लफ्जों से, सर ये क्या कर रहे हैं, दूर रहे मुझसे, मैंने कल ही कहा था ना। कि तभी डीके सिस्मिता की तरफ बढ़कर अपने हाथों को गेट से लगा देता है और गेट खोलता है। जी सिस्मिता से घबराहट से शायद नहीं खुल पा रहा था। डीके खोलकर तुरंत ही दूर हो जाता है। सिस्मिता जो अपनी आंखों को डर की वजह से बंद किए हुए थी, जब उसके कानों में गेट खुलने की आवाज जाती है तो वह तुरंत ही अपनी आंखें खोल कभी डीके तो कभी डोर को देखने रही होती है। जैसे उसे समझ ही नहीं आता कि जो डोर उसे नहीं खुला तो डीके से कैसे खुल गया। वो समझ ही रही थी कि उसके कानों में डीके की एक ठंडी आवाज जाती है जो कह रहा होता है। डीके उसकी तरफ देखकर और चेहरे पर सीरियस भाव लिए हुए, तुम्हें अब नहीं निकलना कार से या मुझे निहारती ही रहोगी। डीके की बात सुन सिस्मिता ने तुरंत ही अपनी गर्दन में हिला देती है और कार से निकल जाती है। डीके भी अपनी सीट बेल्ट खोल वह भी बाहर निकल जाता है और अपने कोट को ठीक करने लगा। तभी उन दोनों को एक कार सामने से आती हुई दिखी और वो भी डीके की कार के पास आकर रुकती है। वो कार डीके के ही एम्प्लॉइज की थी, जिसमें से सब निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं, पर जैसे ही उनकी नज़र सिस्मिता पर जाती है उनके होश ही उड़ जाते हैं। इस वक्त सिस्मिता को देख कोई भी डर सकता था। सिस्मिता लग ही ऐसी रही थी, उसके हालत तो खराब थी ही, उसके साथ ही उसके वो लंबे घने बाल की भी दशा बिल्कुल ही खराब हो गई थी। सभी उसे किसी अजनबी की तरह देख रहे थे कि सिस्मिता को सबको ऐसे खुद को देखते देख अजीब लगा, तो उसने कार के मिरर में अपना चेहरा देख और वो खुद भी शॉक होगी। उसने घूरकर डीके की तरफ देख जो उसे हे देख मुस्कुरा रहा था। तभी उन लोगों में से एक रोहन बोला, क्या हुआ है तुम्हें सिस्मिता, तुम तो घर से अच्छा भली निकली थी, ऐसे क्यों दिख रही हो। उसके इस सवाल सिस्मिता उसे कुछ कह नहीं पाई, वह तो डीके को अपनी गुस्से भरी नज़र से ही मार देने का इरादा कर रही थी कि उसके इस तरह देखने से डीके रोहन की तरफ एक कदम बढ़ाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर कहता है, क्यों रोहन, तुम्हें मेरी सेक्रेटरी साहिबा ही हाल में पसंद नहीं आई। रोहन डीके की इस बात सुन वो समझ जाता है कि सिस्मिता के साथ जानबूझकर डीके ने ऐसा किया है। रोहन को जब यह एहसास होता है कि उसका सिस्मिता का तारीफ करना पसंद नहीं आया है तो वो तुरंत ही डीके से, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। डीके बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और सिस्मिता ये सोचती रह जाती है कि रोहन ने सॉरी क्यों बोली और उसका इसे क्या लेना। डीके जो अंदर की तरफ जा रहा था वो अपने मन में, पता नहीं क्यों पर बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारी तारीफ किसी और के मुंह से सुनकर, और ये मैं कर बैठा। डीके अंदर जा चुका था। उसे आदर की तरफ जाता देख रोहन सिस्मिता की तरफ देखकर, तुम जाकर पहले अपना हुलिया ठीक करना और फिर सर के पास जाना, ठीक। रोहन ने उसे समझते हुए ये कहा था। उसकी इस बात पर सिस्मिता अपनी गर्दन हाँ में हिला उसके पीछे चल देती है। तभी सिस्मिता को का जाना पहचानी आवाज आती है जो कह रही होती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सिस्मिता उस आवाज को सुन मुड़कर उस आवाज की तरफ देखती है तो उसे उस इंसान को देखकर एक अलग ही खुशी होती है। वो उसकी तरफ बढ़ जाती है और उसे कहती है, आप भी मीटिंग में आने वाली थी, आपने बताया नहीं। सिस्मिता की खुशी भरी आवाज सुन उस लड़की ने, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी खुशी होगी मेरे आने से, तो मैं पहले ही आ जाती। सिस्मिता मुस्कुराते हुए, कैसी बात कर रही हो जुली, खुशी क्यों नहीं होगी, इन सभी लड़कों के बीच एक लड़की का साथ तो मिलेगा। जुली, हाँ ये बातों तुमने सही कही, पर तुम ये बताओ तुमने ऐसा हुलिया क्यों बना रखा है। तभी रवि बोलता है, पहले इसका हुलिया ठीक करो और कहानी बाद में सुन लेना। जुली, क्या रवि थोड़ी देर बाद भी नहीं कर सकती। रवि, कर लेना बात, तुमने वो फाइल लाई है न जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। जुली रवि को फाइल देकर, संभाल कर रखा करो अपनी चीजें। रवि उसकी इस बात पर अपनी सर हाँ में हिलाकर रोहित और एम्प्लॉइज के साथ चला जाता है।
जूली, सिस्मिता चलो पहले तुम खुद को ठीक कर लो, उसके बाद हम अंदर चलेंगे, वरना ऐसी सेक्रेटरी देखकर सिर की बेइज्जती हो जाएगी। सिस्मिता अपना हुलिया ठीक करने के लिए जूली की पीछे चल देती है। उधर डी के पैलेसे के अंदर जाकर मिस्टर डिसूजा से प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बातें कर रहा होता है और बाकी सभी एम्प्लॉय उसे देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर डिसूजा डी के से, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा घूमते हुए बात करनी चाहिए मिस्टर वर्मा, आखिर आप हमारे पैलेस पहली बार आए हैं तो क्या कहते हैं आप? डी के उनकी तरफ मुस्कुरा कर, जी क्यों नहीं, मैं खुद देखना चाहूँगा। डिसूजा जी ने अपने एक सर्वेंट को बुलाकर बाहर के लिए इंतजाम करने को कहा और साथ ही साथ डीके के एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखने को कहा। डीके और मिस्टर डिसूजा दोनों ही गार्डन की तरफ बढ़ जाते हैं। डिसूजा पैलेस तो था ही बड़ा, उसके साथ साथ उसका गार्डन का ग्राउंड भी उतना ही बड़ा और खूबसूरत था। मिस्टर डिसूजा वहाँ पर गोल्फ खेलने लगते हैं और डीके उन्हें खेलते हुए देख रहा था और उसके एम्प्लॉइज अंदर की तरफ के मेड से वाजिबी हो रहा था, वह देख रहे थे कि तभी उनके कानों में सिस्मिता और जूली की हंसने की आवाज आती है, तो सभी एम्प्लॉइज का ध्यान उसी तरफ चला जाता है। रोहन उन दोनों को इतना हंसते देख पूछता है, क्या जोक हो रहा है, हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा हंस ले। सिस्मिता अपनी हंसी को रोकते हुए, अरे जूली इतने अच्छे जोक सुनती है कि हंसी कोई रोक ही नहीं सकता। जूली सभी की तरफ देख मुस्कुराते हुए, जोक्स का तो काम ही होता है लोगों को हंसाना, तो उसमें मेरी क्या गलती है? सिस्मिता सवाल के लहजे में, वैसे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो सर, कहा है मीटिंग नहीं होगी क्या, इतना रिलैक्स बैठी हो सब? तभी रवि बाहर गार्डन की तरफ अपने नजरों से इशारा करता है और कहता है, सर वाह है, मीटिंग हो उसके लिए मान रहे हैं मिस्टर डिसूजा को। सिस्मिता, जब मनाना ही था तो मना लेते, तब हम सबको लेकर आते। तभी जूली, सर के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है सिस्मिता, तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी, अगर सर की सेक्रेटरी बनकर रही तो। सभी एम्प्लॉइज उसकी इस बात पर हंसते हुए एक साथ, सेक्रेटरी एक हफ्ते से ज्यादा टिकी ही नहीं। सिस्मिता कुछ कहने को ही होती है कि उसके कानों में मिस्टर डिसूजा के एक लेडी सर्वेंट की आवाज जाती है जो कह रही होती है। सर्वेंट बड़े ही सॉफ्टने के साथ, मिस्टर डीके ने अपनी सेक्रेटरी साहिबा को बुला है गार्डन एरिया में जहां वो और मिस्टर डिसूजा गोल्फ खेल रहे हैं, थैंक यू, वो ये बोल वहाँ से निकल जाती हैं। उस सर्वेंट की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और एक बार फिर से सब सिस्मिता का थोड़ा मजाक बनाते हुए, सेक्रेटरी साहिब बब्बा। सिस्मिता उन लोगों की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए गार्डन की तरफ बढ़ने लगती हैं कि तभी रोहन उसे पीछे से आवाज लगाता है, सिस्मिता। सिस्मिता अपना नाम सुनते ही रुक जाती हैं और मूड मर रोहन को देखने लगती हैं। रोहन उसके पास आकर उसे मेहरा की फाइल देते हुए, हो ना हो सर, तुम्हें इसीलिए बोला रहे होंगे। सिस्मिता के स्माइल के साथ रोहन को, थैंक यू रोहन, तुम मुझे एक बात बता सकते हो? रोहन उसकी तरफ जवाब देता है, कौन सी बात बोलो? सिस्मिता थोड़ा हिचकिचाते हुए, वो क्या है कि हम सब यहाँ जब डिसूजा जी से डील करने आए हैं तो मेहराज की फाइल क्यों लेकर घूम रहे हैं, इनके साथ तो कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है फिर। रोहन उसकी इस बात पर स्माइल करते हुए, वह क्या है ना, ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स, जो भी कोई एक करता दूसरा भी वही करता, तो इसलिए हम उसका ई मीन सर उसका यूज करके मिस्टर डिसूजा सर से भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिंक कराएंगे। अब देर हो रहा है, तुम जाओ। सिस्मिता जाकर डीके को वो फाइल देती है और उस फाइल को देख डिसूजा जी को यकीन होता है कि सच में मेहराज WRMA कंपनी के साथ डील की है, तो वह भी उन्हें उसी कंपनी में रहकर उनसे आगे रहने के लिए बिना सोचे समझे प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। डीके उनके इस डिसीजन से बहुत ही खुश होता है और मिस्टर डिसूजा की तरफ मुस्कुराते हुए अपनी बात को रखता है, अगर आप तैयार हैं तो मेरी टीम प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है, वो देखिए। डीके उन्हें उस मेरिया की तरफ इशारा करता है, मिस्टर ये देख डीके की तारीफ करते हुए, मिस्टर डिसूजा, हम जैसा सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मिस्टर वर्मा, आप हमेशा एक एक कदम की आगे की सोचते हैं। डीके अपनी उसी अकड़ में, जैसा सुना था वो अब सच निकला है तो क्यों ना हम। डीके अपनी बात पूरी कर पता उसे पहले ही, मिस्टर डिसूजा, आपको नहीं लगता हमें काम की बात लच के बात करना चाहिए? फिर सिस्मिता की तरफ देख, क्यों ब्यूटीफुल गर्ल, आपको नहीं लगता? डीके अपनी गर्दन ना में हिल ही रहा होता है कि सिस्मिता तपाक से बोली, जी क्यों नहीं सर, लंच तो टाइम पर खाना चाहिए।
डी के उसकी इस जवाब पर उसे घूर कर देखता है, पर सुस्मिता इस बात से अनजान मिस्टर डिसूजा से ही बात में लगी हुई थी। मिस्टर डिसूजा सुस्मिता की बात पर मुस्कुराते हुए डीके की तरफ देखकर, क्या बात है मिस्टर डीके, आपकी सेक्रेटरी तो मुझे बहुत ही हाजिर जवाबी लगती। एक सेकंड नहीं लगेगा उन्होंने मेरी बात में हामी भरने में। डीके जो सुस्मिता को घूर रहा होता है, डिसूजा जी की बात सुनकर सुस्मिता की तरफ उसी लहजे में घूरते हुए, सही कहा आपने मिस्टर डिसूजा, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरे जवाब से पहले ये जवाब दे सकती हैं। डीके की इस बात और उसकी घूरती हुई नज़र को समझ देखकर सुस्मिता समझ जाती है कि उसका वो जवाब देना डीके को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो बात को संभलने के लिए थोड़ा झूठी हंसी हंसते हुए, सॉरी सर, मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, कल भी इसी टाइम पर आपने लंच किया था। तो डीके उसकी इस बात पर अपने हाथों की घड़ी की तरफ नज़र करता है तो उसे समझ आता है कि वो सही है। मिस्टर डिसूजा, तो हम किस बात का वेट कर रहे हैं, चलिए लंच करते हैं। सुस्मिता, डीके और मिस्टर डिसूजा तीनों ही पैलेस के अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। मिस्टर डिसूजा डीके को अपने साथ लंच करने को कहते हैं, जिसके जवाब में डीके अपने एम्प्लॉइज से मिलकर आने को कहता है, फिर वो साथ में खाएंगे। डीके अपने एम्प्लॉइज के पास पहुंचकर, हम सभी के लिए एक अच्छी बात है कि मिस्टर डिसूजा प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो गए हैं। उसकी इस बात पर सब खुश होते हुए उसमें रवि, तो देर किस बात की है, हम देते हैं ना। तभी सुस्मिता, वो चाहते हैं कि लंच के बाद हम सब उन्हें प्रेजेंटेशन दे। डीके अपनी कड़क आवाज में, आप सब लंच कर लीजिए और प्रेजेंटेशन एक बार रिचेक कर लीजिएगा, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और वो ये बोलकर वहां से चला जाता है, पर सुस्मिता वहीं खड़ी होती है, जिसे डीके को जब ये एहसास होता है कि सुस्मिता उसके पीछे नहीं आ रही है तो वो मुड़कर सुस्मिता को ऑर्डर देते हुए कहता है। डीके ऑर्डर के देते हुए, सेक्रेटरी साहिबा, आपको भी मेरे साथ ही लंच करना है। डीके की बात पर सुस्मिता हिचकिचाते हुए, कोई बात नहीं सर, मैं अपना लंच लेकर आई हूँ। डीके अपने पेंट की जेब में अपना एक हाथ डालकर सीधे तरीके से खड़े होकर उसे एक अजीब सा लुक देकर, ऑफर नहीं है, ऑर्डर दे रहा हूँ। और वो सुस्मिता की बात सुने बिना ही वहां से चला जाता है। और सुस्मिता खड़े होकर अपने साथियों को देखने लगती है, जो उसे इशारा कर रहे थे जाने को। सुस्मिता उन लोगों के इशारों को समझकर, पर मुझे जाने का मन नहीं है। तो जूली उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए, मन हो या ना हो सर का ऑर्डर फॉलो करना है तो काम है ना हम सबका। सुस्मिता उसकी तरफ, पर ये साथ खाने की कैसी जबरदस्ती, और मेरा लंच बॉक्स वह तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तभी रवि कहता है, तुम भूल रही हो तुम सर की सेक्रेटरी हो, और रही बात लंच बॉक्स की तो वो हम खा गए। सुस्मिता उसकी इस बात पर खुश होती है और उसे ये याद आता है कि आज उसकी माँ ने खाना तो सभी के लिए भेजा था, तो फिर इतना क्या सोचना है। और उन सभी को अपना लंच बॉक्स देकर डीके जिस तरफ गया था वहाँ ही चली जाती है। सुस्मिता जा लंच के लिए डीके के साथ बैठती है और उन लोगों को खाना सर्व किया जाता है। सुस्मिता जैसे ही खाने को देखती है उसका तो चेहरा ही लटक जाता है और वो अपने मन में खुद से, ये खाना पड़ेगा, इसे मेरा क्या होगा, ये बिना मसाले की पानी की जैसी दल और ये उबले हुए घास फूस और बीमारियों वाला खाना कैसे नहीं। सुस्मिता का ऐसे लटका चेहरा देख मिस्टर डिसूजा, क्या हुआ, आपको खाना पसंद नहीं आया, कुछ और मंगवाऊं। सुस्मिता डिसूजा जी की इस बात पर फिर से सोच में जाती है, क्या मंगवाएंगे सर, सब तो आपके यहाँ ऐसे ही उबला हुआ होगा। डीके उसको जवाब ना देता देख बोलता है, मिस्टर डिसूजा कुछ पूछ रहे हैं सेक्रेटरी साहिबा। सुस्मिता अपने होश से बाहर आकर मिस्टर डिसूजा से तुरंत है, नहीं नहीं सब ठीक है। और वो चुपचाप खाने लग जाती हैं और वो एक एक निवाला बड़े ही मुश्किल से अपने गले से नीचे उतर रही होती और एक बार फिर अपने मन में, क्या अजीब दिन है आज का, अपनी हेमा के हाथ के खाने को मैं किसी और को देकर आई हूँ और यहाँ खुद अमीरों की उबली ये खाना खा रही हूँ, और वो भी डीके सर की वजह से। इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आज ही मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। इसी तरह बेमन से वो अपना खाना खत्म करती हैं और सभी कहा चुके थे, सभी ने मिलकर मिस्टर डिसूजा को प्रेजेंटेशन भी दे चुके थे और डिसूजा जी को भी उनके पैलेंस पसंद आए थे। डीके और मिस्टर डिसूजा ने बाकी की फॉर्मेलिटीज कल पूरी करने की बात की थी। शाम के 5 बज गए थे और सभी पार्किंग एरिया में खड़े थे, जिसमें से जूली खुश होते हुए, चलो जी, काम के लिए आए थे वो काम तो हो गया था। डीके सभी की तरफ देखकर, आप सब फेल मत जाइएगा, आप सब ने काम अच्छा किया।
उसके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर सभी को बहुत ही खुशी होती है और सब एक साथ थैंक यू सर बोल अपने कार की तरफ बढ़ जाते हैं। और जूली सिस्मिता को, चलो सिस्मिता मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, यहाँ से तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगी। सिस्मिता जूली की इस बात पर उसे मुस्कुराकर, नहीं मैं सिर के साथ चली जाओगी, तुम चिंता मत करो। जूली जब डीके के साथ चले जाने की बात करती है तो वह कुछ नहीं कहती, पर डीके वह जो अपने फ़ोन में ईमेल चेक कर रहा था वह जरूर शॉक हो गया था। जूली और उनके बाकी साथी अपनी कार लेकर निकल चुके थे। डीके सिस्मिता की तरफ जाकर बड़े ही नॉर्मल वे में, लगता है सुबह की मेरी ड्राइविंग तुम्हें बहुत अच्छी लगी। सिस्मिता उसकी तरफ मुस्कुराकर, हाँ सर मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए तो अब मैं आपको अपनी ड्राइविंग दिखाना चाहती हूँ। डीके उसकी इस बात को सुन अचानक ही बोल पड़ा, तुम्हें कार चलानी आती है? सिस्मिता डीके के हाथों से कार की लेते हुए, क्यों, कार चलाने का राइट सिर्फ आपके पास है, और 18 के बाद तो हमारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाते हैं। और वो ये बोल कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। डीके भी बिना कुछ कहे कार की फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। असल में वो देखना चाहता था कि सिस्मिता क्या करना चाहती है। आज के लिए इतना ही। क्या करने वाली है सिस्मिता डीके को सबक सिखाने के लिए? कितना सही होगा दो दुश्मनों के साथ डीके का काम एक साथ करना। फैमिली के लिए डर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सिस्मिता कार में ड्राइविंग सीट पर सीट बेल्ट लगा चुकी थी और डीके उसे देख रहा होता। सिस्मिता की जब डीके पर नजर जाती है तो वह उसकी तरफ एक मुस्कान के साथ कहती है, सिस्मिता तो तैयार मिस्टर दीर्शे किशन वर्मा घर जाने के लिए? डीके सिस्मिता को इस तरह से अपना नाम लेते सुन उसकी तरफ अपने आंखों को छोटा कर एक धमकी भरी लहजे में कहता है, डीके कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, भूल गई हो मैं कौन हूँ या याद दिलाऊं? सिस्मिता उसकी इस तरह की बात सुन एक पल के लिए उसकी सारी हिम्मत गायब हो जाती है, पर वह जाहिर नहीं होने देती और उस ही तरह मुस्कुराकर, सिस्मिता मैं कुछ नहीं भूली, मुझे सब याद रहता है। इतना बोल सिस्मिता कार को स्टार्ट कर देती है और कार पार्किंग एरिया से बाहर जाने लगती है। कार बाहर जब आती है तो सिस्मिता उस कार की स्पीड इतनी कम करके रखती है कि कोई पैदल चलने वाला उस कार से ज़्यादा तेज चल रहा हो। डीके जब ये देखता है तो कुछ ही पल में इरिटेट होकर सिस्मिता से की तरफ देखते हुए, डीके इतना सोलो चलाओगी तो हम कल सुबह तक घर पहुँचेंगे। सिस्मिता उसकी इस बात का जवाब देते हुए, क्यों सर आपको ये स्पीड पसंद नहीं आई, स्पीड बढ़ाऊं? डीके उसकी इतने ठंडे भाव को देख उसे जुझ लेते हुए, ऑफ कोर्स स्पीड बढ़ो, और अगर तुम्हें कार चलानी नहीं आती तो कार मुझे। डीके आगे कुछ कहता उसे पहले ही सिस्मिता ने कार की स्पीड बढ़ा दी थी और वह भी कोई 40-50 के आसपास नहीं, पूरे के पूरे फुल स्पीड। सिस्मिता रोड की तरफ देखते हुए ही डीके से, सर भूलिएगा मत, आपने कहा है इसलिए कर रही हूँ, मुझे दोष नहीं आना चाहिए। डीके तो पहले उसकी स्पीड से शौक था और ऊपर से सिस्मिता की भूल ना भूलने की बातें। डीके उसकी तरफ गुस्सा करते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, स्पीड कम करो। सिस्मिता ने जैसे ही ये सुना उसने कसर की स्पीड फिर से उसी पुराने रूप में ले आती। कार एक बार फिर रेंगने लगी थी, जिसे देख डीके इस बार सिस्मिता पर गुस्सा करते हुए, कर क्या रही हो तुम, मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हो, कार रोको, अभी रोको। सिस्मिता इस बार कार की स्पीड वापस से बढ़ती है और राइट टर्न लेते हुए डीके से, सुबह का शायद आप भूल गए हैं सर। सिस्मिता ऐसा बोल कार की स्पीड को 120 से भी पार ले जाती है। डीके को अब डर लगने लगता है, जिसे वो सिस्मिता को ऑर्डर देते हुए, डीके स्टॉप द कार इज माई ऑर्डर। पर उसके इस ऑर्डर का कोई फायदा सिस्मिता पर नहीं होता है, बल्कि सिस्मिता तो भी कार की रफ्तार बढ़ा देती है और डीके का डर जो गुस्से में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था वह अब नजर आने लगा था। लेकिन जिस तरह सुबह के वक्त डीके का दिल नहीं पिघला था सिस्मिता की चीखें सुनकर, उसी तरह सिस्मिता तो डीके के डर हुए चेहरे को भी नहीं देख रही थी। वो तो ड्राइविंग करने में फोकस थी। पर हद तो तब हो जाती है, सिस्मिता कार को वन साइड से कसर को चलाते चलाते अचानक ही कार को सामने से आ रही कारों के बीच चलाने लगती है। डीके के तो आंखें ही फैल जाते हैं ये नज़ारा देखकर। वो सिस्मिता पर चिल्लाते हुए, तुम पागल हो गई हो, क्या कर रही हो, कार रोको। पर सिस्मिता कहाँ रुकने वाली थी, उड़ने तो जैसे पैलेस से निकलने से पहले खाना तो नहीं पर कसम जरूर खा ली थी शायद कि डीके की तो वो कुछ नहीं सुने वाली है। डीके जब देखता है कि सिस्मिता कुछ सुन नहीं रही तो कार के सामने अपने हाथों को मारते हुए,
इस तरह ड्राइविंग करोगी तो हम दोनों मर जाएंगे। तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? सुस्मिता अभी भी कोई जवाब नहीं देती और कार को एक बार फिर राइट टर्न लेती है और कार सीधे किसी खाई की तरफ जाने लगती है। जिसे देख डीके सुस्मिता पर फिर से चिल्लाते हुए, तुम करना क्या चाहती हो? इस तरह हम दोनों मर जाएंगे। सुस्मिता फाइनली कुछ बोलती है, तो मेरे बॉस को मौत से डर लगता है। डीके उसकी तरफ अपने हाथों को हिलाकर उस पर अपने दांत पिसते हुए, मौत से किसे डर लगता है? डीके का बस इतना ही कहना था कि सुस्मिता ने अचानक की बैरक लगी और कार खाई के 10 मीटर की दूरी पर घसते हुए जाकर रुक जाता था। डीके जब कार को रुकते हुए देखता है तो तुरंत ही कार का गेट खोलकर बाहर आ जाता है। डीके अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख झुकते हुए अपने सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके पास सुस्मिता पानी का बोतल बढ़ा देती है। डीके जैसे ही उसे देखता वो सुस्मिता को खींचकर कार के डोर से लगा देता। यह इतना जल्दी हुआ कि वो सुस्मिता को संभाल का मौका ही नहीं मिल पाता। डीके सुस्मिता की बाजू पकड़ कार की गेट से लगा खड़ा था और अपने सांसों को संभाल कर हंसते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा कुछ भी करने की? सुस्मिता उसकी नज़र से नज़र मिलाए वही उसे देख रही होती है, जिसे देख डीके का गुस्सा पल पल बढ़ा रहा था, जिसे डीके सुस्मिता के दोनों बाजुओं को और भी फोर्स के साथ दबते हुए, डीके अपनी नजरें नीची करो वरना। सुस्मिता, वरना क्या करेंगे आप? डीके अपने दांत पिसते हुए, तुम्हें पता भी मुझे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है, जी चाहता है तुम्हें इसी खाई से नीचे फेंक दूं। सुस्मिता डीके को बड़े ही भावहीन जवाब देते हुए, तो फेंक दीजिए, किसने रोका है? डीके जब उसके मुंह से ये जवाब सुनता है तो उसे छोड़ देता है और एक कदम पीछे होकर उसकी तरफ एक आश्चर्य भाव से देखते हुए, डीके, क्यों किया तुमने ये सब? क्या साबित करना चाहती थी? सुस्मिता उसके सवाल का जवाब तो नहीं देती पर बदले में एक सवाल जरूर कर देती है। सुस्मिता, आपको मौत से डर लगता है सर? डीके उसकी इस बात को सुनकर उसकी तरफ देखकर शांत पर गुस्से में, मुझे मौत से डर नहीं लगता, डर अपनी फैमिली के लिए लगता है। अगर तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मुझे कुछ भी हो जाता तो उनका क्या होता? सुस्मिता उसकी तरफ देखकर फिर से भावहीन जवाब देती है, तो इसलिए आपको मौत से डर लगता है सर? डीके अपने हाथों को हवा में हिलाते हुए, हाँ तो कोई और वजह हो सकती है किसी इंसान की मौत से डरने की? कोई भी इंसान अपनी फैमिली के लिए जीता है और उसे डर भी अपनी फैमिली के लिए होता है, और मुझे भी है। सुस्मिता, मुझे भी डर लगता है अपनी फैमिली के लिए। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हूँ, उसकी वजह सिर्फ मेरी फैमिली है। डीके उसकी तरफ एक अजीब से देखते हुए, तुम कहना क्या चाहती हो? इस बार सुस्मिता की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह अपने आंसू पोंछते हुए, यही कि आपको जैसा लगता है वैसी नहीं हूं मैं। सुना था मैंने जो आपने मिस्टर डिसूजा से कहा था मेरे बारे में। डीके सुस्मिता की इस बात को सुन थोड़ा शौक होते हुए, तुमने सुना जो मैंने मिस्टर डिसूजा से कहा? सुस्मिता, सुना तो नहीं चाहिए था पर सुना मैंने। आपके लिए मैं ये जॉब सिर्फ पैसे के लिए कर रही हूँ, पर सॉरी सर, मैं आपकी की गई मेरी हर बेइज्जती को सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। जिस तरह आपको मौत से डर अपने परिवार की वजह से लगती है, उसी तरह मैं भी अपने परिवार को खोने से डरती हूँ। डीके किसी को सफाई तो नहीं देता पर पता नहीं क्या हुआ, वो सुस्मिता को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहता था, जिसे डीके सुस्मिता से खुश कहने को ही होता है कि सुस्मिता उसके हाथों में कार की रखते हुए, मुझे बस एक हफ्ता दे दीजिए सर, जैसे ही मुझे कोई और जॉब मिल जाए गई मैं ये जॉब और आपको छोड़ दूंगी। सुस्मिता बोल वहां से चली जाती है। डीके उसे जाते हुए देखता रह जाता है। वो कुछ देर वही उसे अपने आंखों से ओझल होते तक देखता रह जाता है और फिर खुद ही कहता है, डीके शांत भाव के साथ, अपनी सुनाकर चली गई मेरी तो पूरी बात सुन लेती। फिर कुछ सोचने के बाद अपने कंधे उचकाते हुए, वैसे मुझे इसे क्या वो पूरी बात सुने या ना? जॉब से निकलना चाहता था, जॉब छोड़ खुद जा रही है और क्या चाहिए? खुद से बातें करने के बाद डीके कार में जाकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर अपने वर्मा मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। इधर सुस्मिता ऑटो में बैठी अपने आंसुओं को बहने से रोक रही होती है और वो पल याद कर रही होती है जब डीके ने मिस्टर डिसूजा से सुस्मिता के बारे में बात की थी। फ्लैशबैक / डीके और मिस्टर डिसूजा दोनों ही लंच के बाद गार्डन एरिया में बैठ बात कर रहे थे और सुस्मिता अपने टीम को प्रेजेंटेशंस की तैयारी करने में हेल्प कर रही होती है कि रोहन सुस्मिता से, जाओ सुस्मिता सर को बुलाओ, सारी तैयारी हो गई है।
सुस्मिता रोहन की बात पर हाँ बोल मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है। सुस्मिता जैसे ही गार्डन एरिया में पहुंचती है तो उसके कानों में डीके की आवाज जाती है जो मिस्टर डिसूजा से कह रहा होता है, डीके, आप जैसा भोला उसे समझते हैं वैसी है नहीं, वो पैसे के लिए कुछ भी करने वालों में से है। मिस्टर डिसूजा, आपको लगता है कि उसे ये जॉब उसकी काबिलियत पर मिली है? ऐसा नहीं है, उसने तो मेरे दादाजी को फंसाकर मेरे सेक्रेटरी की जॉब हासिल की है। डीके के मुंह में जो आ रहा था वह बिना सोचे समझे बोले जा रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सारी बातें पीछे खड़ी सुस्मिता सुन रही है। मिस्टर डिसूजा, डीके की इस तरह की बात सुन डीके से, मुझे तो पता ही नहीं था कि वह लड़की इतनी चालाक है। तभी सुस्मिता जो इन बातों को सुन गुस्से में उबल रही थी और उसकी आंख भी अब नम हो गई थी, वह खुद को काबू करते हुए डीके को आवाज लगती है, सुस्मिता, सर मीटिंग की तैयारी हो गई है। उसकी बात सुन मिस्टर डिसूजा और डीके दोनों ही मीटिंग एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। फ्लैशबैक खत्म। इधर डीके वर्मा मेंशन पहुंच चुका था। वो जैसे ही अपनी कार से निकल रहा होता है तो उसे फोन की रिंग सुनाई देती है जिसमें माता रानी का कोई भजन बज रहा होता है। उस भजन की आवाज इतनी तेज थी कि डीके जल्दी जल्दी उस फोन को खोजने लगता है। डीके को वो फोन सीट के नीचे मिलती है जिसे उठाकर डीके कुछ पल के लिए देखता है जिस पर जीवा नाम फैल्स हो रहा था। जिसे देख डीके फोन रिसीव करने ही वाला था कि फोन कट हो चुका होता है। डीके उस फोन को हाथ में लिए ही खुद से है, डीके, महारानी जी अपना फोन मेरे पास छोड़गी। डीके खुद से बात कर ही रहा होता है कि फोन एक बार फिर बजता है पर इस बार डीके 2 रिंग में ही फोन रिसीव कर लेता है। डीके कुछ भी कह पता उसे पहले ही जीवा सुस्मिता पर गुस्सा करते हुए डीके पर बरस पड़ती है। जीवा गुस्से भरी आवाज में, कहा है तू तब से कॉल कर रही हूँ, नेटवर्क से बाहर बता रहा है और अब जब रिंग हो रहा है तो तूने उठाया क्यों नहीं? कुछ बाले गई या दही जम गया है तेरे मुंह में? तुम कुछ बोलने दो, गई तभी तो बोलूंगा। डीके अचानक ही बोल पड़ता है। फोन की तरफ से डीके की भारी भरकम आवाज सुन के तो एक पल के लिए जीवा की आंखें ही फेर जाती हैं और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में, कौन हो तुम, मेरी दोस्त कहाँ है? उसका फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? डीके अपने उसी भारी आवाज में, मैं डीके बोल रहा हूँ, तुम्हारी दोस्त का बॉस, वो घर को चली गई है और उसका फोन यहाँ मेरे कार में छूट गया है। डीके जवाब देकर चुप हो जाता है और जीवा फिर से सवाल करने ही वाली होती है कि डीके फिर बोलता है, डीके, कल आपकी दोस्त के पास फोन पहुंच जाएगा। इतना बोल डीके फोन रखने ही वाला होता है कि जीवा उसे रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज कॉल कट मत कीजिए, मुझे सिमू से बात करना बहुत जरूरी है। डीके थोड़ा सोचते हुए, सिमू ये कौन है अब? जीवा, मैं उसे सिमू बोलती हूँ, प्लीज उसके पास आप फोन पहुंचा दीजिए, मरा उसे बात करना बहुत जरूरी है। डीके, मैंने कहा न कल आप बात कर लीजिएगा। जीवा कुछ कहती उसे पहले ही फोन कटने की आवाज आती है और जीवा की बात उसके जुबान से ही वापस लौट जाती है। जीवा फोन को अपने हाथों में पकड़ अपने सामने करते हुए, मेरा फोन कट कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत? सिमो सही कहती है, ये डीके खड़ूस अकड़ू ही है। डीके से समित के फोन को लेकर उसे अपने हाथों से देखते हुए, सिमो, कमल है। इतना बोल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है पर जैसे ही आज जो भी सुस्मिता ने उसे कहा उसे याद कर डीके के चेहरे पर एक अजीब सा बेचैनी की भाव दिखने लगे। जैसे डीके एक बार फिर खुद से ही, जो सच है वह मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। इतना बोल डीके अंदर की तरफ चल जाता है। आज के लिए इतना ही, क्या होगा आगे? क्या सच में छोड़ देगी सुस्मिता ये जॉब? दूर होगी सुस्मिता की गलतफहमी या जो उसने सुना है वह सच है? डीके क्या सच बताएगा सुस्मिता को?